भारत और अमेरिका के बीच 18% टैरिफ व्यवस्था लागू। लेकिन मामला सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं। पिछले 48 घंटों में समानांतर कूटनीतिक गतिविधियों ने संकेत दिया है कि नई दिल्ली ने इस आर्थिक समायोजन को व्यापक रणनीतिक संतुलन के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया है। मुद्दा साफ है, व्यापारिक दबाव कम करो, रणनीतिक विकल्प खुले रखो। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आधारित नीति का उद्देश्य स्पष्ट रहा है, व्यापारिक असंतुलन कम करना और साझेदार देशों पर शर्तों के साथ दबाव बनाना। भारत पर भी यही फॉर्मूला लागू हुआ। 18% की दर पर सहमति बनी। सतही विश्लेषण कहता है भारत ने दबाव स्वीकार किया, गहन विश्लेषण कहता है भारत ने समय खरीदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का घोषित सिद्धांत रणनीतिक स्वायत्तता है। इसका मतलब है किसी एक धुरी पर निर्भरता नहीं। अमेरिका के साथ तकनीक, निवेश और इंडो पैसिफिक सहयोग जारी, रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संवाद जारी, यूरोप, जापान और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग जारी। यही मल्टी अलाइनमेंट है। सूत्रों के अनुसार इसी अवधि में मॉस्को के साथ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में चर्चा तेज हुई। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाला रूस लंबे समय से भारत का रक्षा साझेदार रहा है। यदि परमाणु ऊर्जा सहयोग, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक या दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति पर बातचीत आगे बढ़ती है तो इसका मतलब है भारत ऊर्जा सुरक्षा का बहुस्तरीय ढांचा बना रहा है। यह अमेरिका विरोधी कदम नहीं बल्कि निर्भरता कम करने की रणनीति है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत एकल स्रोत से खरीद के बजाय संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण मॉडल पर जोर दे रहा है। अमेरिका ने अतीत में निर्यात नियंत्रण और लाइसेंस शर्तों का उपयोग किया है। रूस के साथ सहयोग अपेक्षाकृत लचीला रहा है। भारत दोनों से लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। यही संतुलन है। भुगतान प्रणाली इस पूरी कहानी का संवेदनशील हिस्सा है। डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था अमेरिका को वित्तीय प्रतिबंध लगाने की शक्ति देती है। यदि भारत और रूस स्थानीय मुद्रा, सेटलमेंट या वैकल्पिक भुगतान चैनल पर विचार करते हैं तो यह वैश्विक वित्तीय ढांचे में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इसका अर्थ डॉलर समाप्त करना नहीं बल्कि विकल्प बनाना है। विकल्प ही लीवरेज बदलता है। समुद्री मार्गों और आपूर्ति श्रृंखला की पुनर्रचना भी चर्चा में है। रेड सी और अन्य चौक पॉइंट्स में अस्थिरता ने वैकल्पिक कॉरिडोर की आवश्यकता बढ़ाई है। यदि भारत अपने व्यापार का कुछ हिस्सा नए मार्गों से जोड़ता है तो इससे जोखिम कम होता है। यह किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि दीर्घकालिक लॉजिस्टिक सुरक्षा है। अब प्रश्न यह है कि वाशिंगटन इस परिदृश्य को कैसे देखता है। यदि इसे रणनीतिक चुनौती माना गया तो प्रतिक्रिया केवल टैरिफ तक सीमित नहीं रहेगी। तकनीकी निर्यात नियंत्रण, रक्षा सहयोग की शर्तें, वीजा नीति और सप्लाई चेन पुनर्संरचना जैसे उपकरण सक्रिय हो सकते हैं। यदि इसे अवसर माना गया तो अमेरिका और भारत के बीच व्यापक व्यापार समझौता और गहरा हो सकता है। स्थिति स्पष्ट है। भारत ने संकेत दिया है कि वह निष्क्रिय बाजार नहीं है। वह विकल्प बनाएगा, जोखिम प्रबंधन करेगा और बहुध्रुवीय व्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। 18% टैरिफ अंतिम अध्याय नहीं बल्कि एक चरण है। आगे का निर्णय वाशिंगटन की प्रतिक्रिया और नई दिल्ली के संतुलन पर निर्भर करेगा। 18% टैरिफ व्यवस्था लागू होने के बाद वैश्विक शक्ति संतुलन की बहस अब सीधे ऊर्जा, रक्षा और वित्तीय संरचना पर आकर टिक गई है। यह स्पष्ट हो चुका है कि मामला केवल व्यापारिक दरों का नहीं है। असली खेल इस बात पर है कि भारत अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए किन किन समानांतर स्तंभों को मजबूत कर रहा है। नई दिल्ली की रणनीति का दूसरा चरण अब खुलकर ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, सह विकास और भुगतान तंत्र के पुनर्संतुलन के रूप में सामने आ रहा है। सबसे पहले ऊर्जा। किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा स्थिरता ही विकास की रीढ़ होती है। भारत की ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही है। तेल और गैस आयात पर निर्भरता एक रणनीतिक जोखिम है। ऐसे में यदि रूस के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझ, रियायती दरों पर कच्चे तेल की उपलब्धता, एलएनजी अनुबंध या परमाणु ऊर्जा सहयोग की चर्चा तेज होती है तो यह स्वाभाविक कदम माना जाएगा। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने वर्षों से ऊर्जा को भू राजनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन भारत के लिए यह साधन नहीं, सुरक्षा का प्रश्न है। यदि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक, ईंधन आपूर्ति आश्वासन या संयुक्त उत्पादन मॉडल पर बातचीत आगे बढ़ती है तो इसका अर्थ यह है कि भारत आयातक से सह निर्माता की ओर बढ़ना चाहता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अमेरिका ने भी भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग किया है, लेकिन निर्यात नियंत्रण, तकनीकी शर्तें और लाइसेंस व्यवस्था अक्सर जटिल रही हैं। यदि भारत वैकल्पिक स्रोतों के साथ समानांतर सहयोग बनाता है तो यह प्रतिस्पर्धी संतुलन का निर्माण है। यह किसी एक साझेदार को हटाने की रणनीति नहीं बल्कि निर्भरता विभाजित करने की नीति है। दूसरा स्तंभ है रक्षा। भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नीति स्पष्ट हुई है कि केवल आयात से सुरक्षा नहीं मिलती।
उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता आवश्यक है। रूस लंबे समय से भारत का रक्षा साझेदार रहा है। संयुक्त उत्पादन, स्पेयर सप्लाई और तकनीकी हस्तांतरण का अनुभव पहले से मौजूद है। यदि नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली, सेंसर नेटवर्क, मिसाइल तकनीक या समुद्री सहयोग गग पर बैक चैनल वार्ता चलती है तो यह उसी निरंतरता का विस्तार है। अमेरिका ने पिछले दशक में भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। उच्च तकनीक प्लेटफॉर्म, ड्रोन, निगरानी प्रणाली और लॉजिस्टिक समझौते हुए हैं, लेकिन हर अमेरिकी डील के साथ उपयोग और निगरानी शर्तें जुड़ी रहती हैं। भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है, उसे उपकरण चाहिए, प्राणी पर पूर्ण परिचालन स्वायत्तता भी चाहिए। यही कारण है कि नई दिल्ली समानांतर आपूर्ति स्रोतों को बनाए रखती है। तीसरा और सबसे संवेदनशील स्तंभ है भुगतान प्रणाली। वैश्विक वित्तीय ढांचा दशकों से डॉलर आधारित रहा है। डॉलर की प्रधानता अमेरिका को वित्तीय प्रतिबंध लगाने, बैंकिंग नेटवर्क नियंत्रित करने और लेनदेन पर निगरानी रखने की क्षमता देती है। यदि भारत और रूस स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट, रुपया रूबल तंत्र या डिजिटल भुगतान चैनल पर काम करते हैं तो यह पूर्ण प्रणाली परिवर्तन नहीं बल्कि सीमित जोखिम प्रबंधन है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि किसी समय प्रतिबंध या दबाव की स्थिति उत्पन्न हो तो व्यापार पूर्णतः बाधित न हो। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत ने कभी डॉलर व्यवस्था से बाहर निकलने की आधिकारिक घोषणा नहीं की। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहराई से एकीकृत है, लेकिन विकल्प बनाना और विकल्प उपयोग करना अलग बातें हैं। विकल्प बनाना रणनीतिक सुरक्षा है, विकल्प उपयोग करना परिस्थिति पर निर्भर निर्णय। अब प्रश्न उठता है कि वाशिंगटन इस बहुस्तरीय रणनीति को कैसे देखता है। यदि अमेरिकी नीति निर्माता इसे संतुलित स्वायत्तता मानते हैं तो सहयोग जारी रहेगा। यदि इसे चुनौती या रणनीतिक विचलन माना गया तो प्रतिक्रिया बहुआयामी हो सकती है। निर्यात नियंत्रण सूची का विस्तार, तकनीकी ट्रांसफर में देरी, वीजा प्रतिबंध, निवेश समीक्षा कठोर करना जैसे उपकरण उपलब्ध हैं। अमेरिका के पास वित्तीय और तकनीकी शक्ति है लेकिन दूसरी ओर अमेरिका को भी भारत की आवश्यकता है। इंडो पैसिफिक संतुलन, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, चीन के विकल्प के रूप में उत्पादन क्षमता और विशाल उपभोक्ता बाजार, ये सभी कारक अमेरिका को भारत के साथ संबंध मजबूत रखने की दिशा में प्रेरित करते हैं। इसलिए यह समीकरण शून्य योग खेल नहीं है। दोनों पक्षों के पास लाभ और जोखिम दोनों हैं। समुद्री और लॉजिस्टिक आयाम भी तेजी से उभर रहे हैं। वैश्विक व्यापार कुछ संवेदनशील मार्गों पर निर्भर है। हाल के वर्षों में रेड सी और अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता ने यह दिखाया कि एकल मार्ग पर निर्भरता महंगी पड़ सकती है। यदि भारत उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, आर्कटिक समुद्री मार्ग या क्षेत्रीय मल्टी मॉडल नेटवर्क में निवेश बढ़ाता है तो यह आपूर्ति जोखिम कम करने का प्रयास है। इससे बीमा लागत, परिवहन समय और भू राजनीतिक दबाव का असर सीमित किया जा सकता है। घरेलू आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। भारत में ऊर्जा कीमतें, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता सीधे राजनीतिक स्थिरता से जुड़े हैं। अमेरिका में भी चुनावी माहौल, उद्योग समूहों का दबाव और व्यापार घाटे की राजनीति नीति निर्माण को प्रभावित करती है। इसलिए किसी भी निर्णय का असर केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि घरेलू राजनीति में भी दिखाई देगा। इस पूरे घटनाक्रम का सार यह है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन बना रहा है। 18% टैरिफ स्वीकार करना अंत नहीं था, यह एक चरण था। उसके समानांतर ऊर्जा सुरक्षा की दीर्घकालिक संरचना, रक्षा सह विकास का विस्तार और भुगतान तंत्र के विकल्प तैयार करना, ये सब मिलकर व्यापक रणनीतिक ढांचा बनाते हैं। आने वाले महीनों में 3 संकेत निर्णायक होंगे। पहला, क्या अमेरिका व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ता है या दबाव की नीति जारी रखता है। दूसरा, क्या रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा समझ ठोस अनुबंधों में बदलते हैं। तीसरा, क्या वैकल्पिक भुगतान और लॉजिस्टिक तंत्र व्यवहारिक रूप से लागू होते हैं या केवल चर्चा तक सीमित रहते हैं। स्थिति अभी गतिशील है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत ने संकेत दे दिया है कि वह केवल बाजार नहीं बल्कि नियम निर्माण की मेज पर बैठने की आकांक्षा रखता है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब सवाल सीधा है, अगर भारत ने 18% टैरिफ को एक रणनीतिक विराम की तरह इस्तेमाल किया और समानांतर रूप से ऊर्जा, रक्षा और भुगतान ढांचे में विकल्प मजबूत किए तो अमेरिका की अगली चाल क्या हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर एक्शन का रिएक्शन होता है और वाशिंगटन चुप बैठने वाली शक्ति नहीं है। सबसे पहले संभावित अमेरिकी प्रतिक्रिया के आयाम समझिए। अमेरिका के पास 3 बड़े उपकरण हैं। पहला व्यापार, दूसरा तकनीक, तीसरा वित्तीय नियंत्रण। यदि वाशिंगटन को यह संकेत मिलता है कि नई दिल्ली वैकल्पिक वित्तीय या रक्षा नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रही है तो निर्यात नियंत्रण नियमों को सख्त करना पहला कदम हो सकता है।
उच्च तकनीक, सेमीकंडक्टर, एआई, एडवांस डिफेंस सिस्टम और डुअल यूज टेक्नोलॉजी पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया धीमी की जा सकती है। यह सीधा प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन प्रक्रिया आधारित दबाव होगा। दूसरा आयाम है रक्षा सहयोग की शर्तें। अमेरिका ने पिछले वर्षों में भारत को उन्नत ड्रोन निगरानी प्रणाली और लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते दिए हैं, लेकिन हर समझौते के साथ उपयोग और निगरानी की शर्तें जुड़ी रहती हैं। यदि रणनीतिक अविश्वास बढ़ता है तो भविष्य के रक्षा सौदों की गति कम की जा सकती है या नई शर्तें जोड़ी जा सकती हैं। यह संकेत होगा कि वाशिंगटन संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। तीसरा और सबसे संवेदनशील आयाम वित्तीय है। डॉलर आधारित वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था अमेरिका को असाधारण प्रभाव देती है। यदि कोई बड़ा देश वैकल्पिक भुगतान तंत्र का प्रयोग बढ़ाता है तो अमेरिका इसे अपनी दीर्घकालिक वित्तीय प्रधानता के लिए चुनौती मान सकता है। हालांकि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर सीधे वित्तीय प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन बैंकिंग निगरानी, सेकेंडरी सैंक्शन या निवेश जांच जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका इतना जोखिम उठाएगा, क्योंकि समीकरण एक तरफा नहीं है। भारत इंडो पैसिफिक रणनीति का प्रमुख स्तंभ है। चीन के उभार को संतुलित करने के लिए अमेरिका को क्षेत्रीय साझेदारों की आवश्यकता है। भारत विशाल बाजार है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण का महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि अमेरिका अत्यधिक दबाव बनाता है तो इससे दीर्घकालिक साझेदारी को नुकसान हो सकता है। इसलिए संभावना यह है कि वाशिंगटन कठोर सार्वजनिक बयान से बचते हुए पर्दे के पीछे सख्त संदेश दे। अब रूस का आयाम समझिए। व्लादिमीर पुतिन के लिए भारत केवल हथियारों का ग्राहक नहीं, बल्कि एशिया में स्थिर संतुलन का आधार है। यदि रूस भारत के साथ ऊर्जा, आर्कटिक मार्ग, परमाणु सहयोग और संयुक्त रक्षा उत्पादन को आगे बढ़ाता है तो यह उसके लिए पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच आर्थिक और रणनीतिक राहत है। लेकिन रूस भी यह जानता है कि भारत पूरी तरह किसी एक धुरी में नहीं जाएगा। इसलिए मॉस्को का दृष्टिकोण दीर्घकालिक और चरणबद्ध है। ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में यदि भारत रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखता है और भुगतान के वैकल्पिक ढांचे बनाता है तो इससे आयात बिल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यह संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है ताकि पश्चिमी बाजारों और निवेश प्रवाह पर प्रतिकूल असर न पड़े। भारत की रणनीति यहीं पर जटिल हो जाती है। उसे हर कदम पी कर रखना होगा। समुद्री और लॉजिस्टिक आयाम भी निर्णायक हैं। यदि उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर या आर्कटिक मार्ग जैसे विकल्प व्यवहारिक बनते हैं तो पारंपरिक समुद्री चोक पॉइंट्स पर निर्भरता कम होगी। इससे बीमा लागत और ट्रांजिट समय प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यह बदलाव तुरंत नहीं होगा। इसमें बुनियादी ढांचा निवेश, अंतरराष्ट्रीय समन्वय और राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। इसलिए इसे लंबी अवधि की रणनीति माना जाना चाहिए। अब घरेलू राजनीति का पहलू। अमेरिका में चुनावी वर्ष का माहौल हो तो विदेश नीति अक्सर कठोर भाषा अपनाती है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता व्यापार को सीधे राजनीतिक संदेश के रूप में उपयोग करते रहे हैं। भारत में भी ऊर्जा कीमत, रोजगार और औद्योगिक उत्पादन जैसे मुद्दे सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए दोनों देशों की आंतरिक राजनीति इस समीकरण को प्रभावित करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा परिदृश्य शून्य योग खेल नहीं है। यदि भारत विकल्प बनाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अमेरिका से दूरी बना रहा है। यदि अमेरिका दबाव बनाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध समाप्त हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रतिस्पर्धा और सहयोग साथ चलते हैं। 2000 आने वाले चरण में 3 संभावित परिदृश्य उभर सकते हैं। पहला, संतुलित समझौता। अमेरिका और भारत व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़े, तकनीकी सहयोग बढ़े और रूस के साथ भारत का सहयोग सीमित और पारदर्शी रहे। दूसरा, प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन। दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से सहयोग जारी रखें, लेकिन रणनीतिक क्षेत्रों में सावधानी और नियंत्रण बढ़ाएं। तीसरा, तनावपूर्ण मोड़। यदि किसी एक कदम को रेड लाइन पार करने के रूप में देखा गया तो प्रतिक्रिया बहुआयामी हो सकती है। फिलहाल संकेत यही है कि नई दिल्ली ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वह किसी एक शक्ति के साथ पूर्ण संरेखण नहीं करेगी। वह ऊर्जा, रक्षा और वित्त में विकल्प बनाए रखेगी। वाशिंगटन की प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि यह संतुलन स्थिर साझेदारी में बदलेगा या नियंत्रित प्रतिस्पर्धा में। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि संरचनात्मक बदलाव की बात हो रही है। असली सवाल है कि अगर वैश्विक वित्तीय ढांचे में दरार पड़ती है, डॉलर की भूमिका को चुनौती मिलती है और बड़े देश वैकल्पिक तंत्रों की ओर बढ़ते हैं तो उसका असर जमीन पर क्या होगा। दुनिया की मौजूदा आर्थिक व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने ढांचों पर टिकी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा अब भी डॉलर में होता है। वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क, भुगतान संदेश प्रणाली और निवेश प्रवाह उसी आधार पर चलते हैं। यही कारण है कि अमेरिका के पास वित्तीय प्रभाव की असाधारण ताकत है।
प्रतिबंध, सेकेंडरी सैंक्शन, बैंकिंग निगरानी, ये सभी उपकरण उसी ढांचे से निकलते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बदलाव के संकेत मिले हैं। ऊर्जा व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग, केंद्रीय बैंकों के बीच सीधे निपटान समझौते और वैकल्पिक भुगतान संदेश प्रणालियों का विकास, ये सब छोटे कदम हैं पर संकेत बड़े हैं। यदि भारत, रूस और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं आपसी व्यापार में डॉलर निर्भरता कम करती हैं, तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेश होगा। भारत के लिए यह निर्णय सरल नहीं है। एक ओर सस्ता ऊर्जा आयात और रणनीतिक स्वायत्तता का लाभ है, दूसरी ओर पश्चिमी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निर्यात बाजारों पर निर्भरता है। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से गहराई से जुड़ी है। आईटी सेवाएं, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट, टेक, स्टार्टअप, इन सबके लिए अमेरिकी और यूरोपीय बाजार महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए कोई भी कदम संतुलन बिगाड़ सकता है। अब रक्षा क्षेत्र पर गहराई से नजर डालते हैं। भारत पारंपरिक रूप से रूसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहा है, लेकिन पिछले दशक में विविधीकरण हुआ है। अमेरिकी, फ्रांसीसी और स्वदेशी प्रणालियां तेजी से शामिल हुई हैं। यदि रूस के साथ संयुक्त उत्पादन या प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ता है, तो अमेरिका निर्यात नियंत्रण के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन अमेरिका यह भी जानता है कि भारत को पूरी तरह खोना रणनीतिक दृष्टि से नुकसानदायक होगा, विशेषकर इंडो पैसिफिक में। ऊर्जा के मोर्चे पर स्थिति और जटिल है। वैश्विक तेल बाजार में भू राजनीति हमेशा मौजूद रहती है। यदि भारत रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदता है और उसे परिष्कृत कर निर्यात करता है, तो यह आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है, लेकिन पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए भारत को पारदर्शिता और संतुलन दोनों बनाए रखने होंगे। अब घरेलू उद्योग और रोजगार पर प्रभाव समझिए। यदि टैरिफ के कारण कुछ निर्यात प्रभावित होते हैं, तो सरकार को उत्पादन प्रोत्साहन, निर्यात सब्सिडी या बाजार विविधीकरण जैसे उपाय करने होंगे। व्यापार नीति केवल बाहरी संबंध नहीं, बल्कि घरेलू आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ी होती है। डिजिटल भुगतान और फिनटेक क्षेत्र भी इस परिवर्तन का हिस्सा हैं। यदि सीमा पार भुगतान के लिए नए प्लेटफॉर्म बनते हैं, तो साइबर सुरक्षा, डेटा संप्रभुता और नियामकीय तालमेल प्रमुख मुद्दे बनेंगे। यह केवल तकनीकी मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। अब व्यापक वैश्विक परिप्रेक्ष्य, यदि कई देश मिलकर वैकल्पिक वित्तीय नेटवर्क बनाते हैं, तो दुनिया बहुध्रुवीय आर्थिक संरचना की ओर बढ़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि डॉलर तुरंत कमजोर हो जाएगा, लेकिन प्रतिस्पर्धी ढांचे उभर सकते हैं। इससे लेनदेन लागत, विनिमय दर, जोखिम और निवेश प्रवाह की दिशा बदल सकती है। भारत की रणनीति संभवतः यही होगी कि वह किसी एक ढांचे को पूरी तरह अस्वीकार न करे, बल्कि समानांतर विकल्प बनाए। यह नीति जोखिम को विभाजित करती है। यदि एक मार्ग अवरुद्ध होता है, तो दूसरा उपलब्ध रहे, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक कौशल, वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि आवश्यक है। आने वाले महीनों में संकेत 3 क्षेत्रों से मिलेंगे। पहला, क्या व्यापार वार्ता में प्रगति होती है या टैरिफ स्थायी रूप लेता है? दूसरा, क्या रक्षा और तकनीकी सहयोग में नई शर्तें जुड़ती हैं? तीसरा, क्या ऊर्जा और भुगतान समझौतों में स्थानीय मुद्रा का हिस्सा बढ़ता है? फिलहाल स्पष्ट है कि यह केवल 18% का मामला नहीं रहा। यह उस बड़े प्रश्न का हिस्सा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत अपनी स्थिति कैसे परिभाषित करेगा। वह साझेदारी बनाए रखेगा लेकिन निर्भरता कम करेगा। वह विकल्प बनाएगा लेकिन टकराव से बचेगा। अब इस पूरे मुद्दे को सीधी और साफ भाषा में समझते हैं। 18% टैरिफ कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ एक टैक्स बढ़ोतरी के रूप में देखना भी गलत होगा। असली सवाल यह है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना और किस तरह पड़ेगा। सबसे पहले निर्यात। अगर अमेरिका भारत के कुछ खास उत्पादों पर 18% शुल्क बढ़ाता है, तो उन उत्पादों की कीमत वहां बढ़ जाएगी। इससे मांग कम हो सकती है। निर्यातकों को या तो अपना मुनाफा घटाकर कीमत संतुलित करनी होगी या फिर बाजार का हिस्सा खोने का जोखिम उठाना पड़ेगा। जिन सेक्टरों की अमेरिकी बाजार पर ज्यादा निर्भरता है, उन पर दबाव ज्यादा दिखाई दे सकता है। अगर हम अनुमान के तौर पर देखें और मान लें कि प्रभावित निर्यात का आकार कई अरब डॉलर का है, तो मांग में 15 से 20% गिरावट सीधे राजस्व को प्रभावित कर सकती है। इसका असर उत्पादन, रोजगार और संबंधित सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को नए बाजार खोजने, मुक्त व्यापार समझौतों को तेज करने और निर्यात प्रोत्साहित करने के साथ साहन बढ़ाने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब बात करें रुपए और विदेशी मुद्रा की। अगर निर्यात घटता है तो डॉलर का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे रुपए पर दबाव आएगा। हालांकि भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, इसलिए अचानक संकट की स्थिति बनना आसान नहीं है। लेकिन निवेशकों की धारणा बदलती है तो बाजार में अस्थिरता आ सकती है। ऊर्जा के मोर्चे पर तस्वीर अलग हो सकती है। अगर भारत रियायती दर पर तेल खरीदता है और प्रति बैरल कुछ डॉलर की बचत करता है, तो सालाना अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचत संभव है।
यह बचत टैरिफ से होने वाले नुकसान की आंशिक भरपाई कर सकती है, लेकिन इसके साथ भुगतान व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय दबाव का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। निवेश भी एक अहम फैक्टर है। अगर वैश्विक निवेशक इसे सिर्फ एक व्यापारिक तनाव मानते हैं तो प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन अगर इसे बड़े रणनीतिक टकराव की शुरुआत माना जाता है तो निवेश प्रवाह धीमा पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत खुद को स्थिर और संतुलित शक्ति के रूप में पेश करता है तो आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन का फायदा भी मिल सकता है। साफ शब्दों में कहें तो तीन रास्ते सामने हैं। पहला, सीमित असर और जल्दी समाधान। दूसरा, लंबा खिंचता तनाव और व्यापक आर्थिक दबाव। तीसरा, रणनीतिक संतुलन के जरिए मध्यम अवधि में लाभ। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या 18% टैरिफ भारत के लिए चुनौती ज्यादा है या मौका? क्या भारत इस स्थिति को रणनीतिक फायदे में बदल सकता है? आपकी राय क्या है? अगर आपको यह विश्लेषण स्पष्ट और टू दी पॉइंट लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्या आप ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण आगे भी देखना चाहते हैं? कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला भाग मिस ना हो। और क्या यह जानकारी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए? अगर हां तो इसे शेयर करना मत भूलना। उन्होंने बैक चैनल के जरिए व्हाइट हाउस तक यह संदेश पहुंचाया कि भारत पर अचानक सख्ती का फैसला अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा सकता है। टेक सेक्टर से लेकर फार्मा और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री तक हर जगह यह चर्चा तेज हो गई कि अगर भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसी बीच भारत के भीतर भी स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। सरकार की तरफ से सार्वजनिक बयानबाजी बेहद सीमित रखी गई, लेकिन अंदरखाने लगातार बैठकें चलती रहीं। वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच समन्वय बढ़ाया गया। साफ संदेश था कि कोई भी प्रतिक्रिया भावनाओं में नहीं दी जाएगी। भारत इस पूरे मामले को लंबी रणनीति के तौर पर देख रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपने निर्यातकों को पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे वैकल्पिक बाजारों की तैयारी रखें। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका, इन सब जगहों पर भारतीय सामान की मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया गया है। मतलब साफ है, अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि अपने रास्ते भी बदलेगा। इधर रूस ने भी इस पूरे विवाद को बहुत ध्यान से देखा। रूसी अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि भारत के साथ ऊर्जा सहयोग किसी तीसरे देश के दबाव में तय नहीं होता। रूस के बयान को अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खास तवज्जो मिली। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में क्योंकि यह सीधे तौर पर अमेरिकी दावों को चुनौती देता दिखा। यह भी कहा गया कि भारत के साथ जो समझौते हैं वे दीर्घकालिक हैं और किसी एक ट्रेड डील से जुड़े नहीं हैं। यूरोप की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। कई यूरोपीय विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया कि अगर अमेरिका भारत जैसे लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो भविष्य में कोई भी देश अमेरिकी आश्वासनों पर कैसे भरोसा करेगा। यह बात ट्रंप प्रशासन के लिए और ज्यादा असहज करने वाली थी, क्योंकि अमेरिका खुद को विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करता रहा है। इसी बीच अमेरिकी संसद में दबाव और बढ़ गया। विपक्षी सांसदों ने मांग की कि ट्रंप प्रशासन यह साफ करे कि भारत के साथ आखिर कौन सी डील हुई थी, किस दस्तावेज पर सहमति बनी थी और किन शर्तों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सांसदों ने यहां तक कहा कि अगर कोई औपचारिक समझौता था ही नहीं तो राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को गुमराह किया है। ट्रंप की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह आक्रामक रही। उन्होंने इसे अमेरिका की संप्रभुता का सवाल बताया और कहा कि अमेरिका किसी भी देश को अपने नियम थोपने नहीं देगा। लेकिन इस बयान के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि यह सवाल और गहरे हो गए कि क्या ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने इस दौरान एक और अहम कदम उठाया। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने मुक्त व्यापार, निष्पक्ष टैरिफ और आपसी सम्मान की बात को जोर देकर उठाया। किसी का नाम लिए बिना यह संकेत दे दिया गया कि भारत दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। यह संदेश सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने अपनी स्थिति मजबूत दिखाई। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थानों ने बाजार को स्थिर रखने के संकेत दिए। रुपया दबाव में जरूर दिखा, लेकिन किसी तरह की घबराहट नहीं देखी गई। इससे यह साफ हो गया कि भारत इस तरह के झटकों से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका में अब धीरे धीरे यह समझ बनने लगी है कि भारत को चीन की तरह ट्रीट करना एक बड़ी भूल हो सकती है। भारत न तो पूरी तरह निर्यात पर निर्भर है और न ही उसकी अर्थव्यवस्था एक ही बाजार पर टिकी है। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों का असर सीमित के लिए अटककर आपको 200 सद्दार देख सकते हैं कि भारत को दो हो सकते हैं दिखाई देने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप की छवि को होता दिख रहा है। एक तरफ वह खुद को डील मेकर बताते हैं, दूसरी तरफ वही डील सवालों के घेरे में है। भारत के साथ टकराव ने यह भी दिखा दिया कि हर देश को दबाव में नहीं लाया जा सकता।
अब हालात यह है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संवाद पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन भरोसा कमजोर जरूर पड़ा है। बैक चैनल बातचीत जारी है, लेकिन किसी बड़े ऐलान से पहले 2 से पहले देखे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संवाद करते हैं। दोनों पक्ष हालात को परख रहे हैं। ट्रंप के लिए यह फैसला आसान नहीं है, या तो वह पीछे हटे और आलोचना झेले, या आगे बढ़े और वैश्विक व्यापार को और अस्थिर करें।